अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो कैसे आप सब लोग? उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे, आफियत से होंगे। तो आज हमने पिछली बार लेक्चर नंबर 1 दिया था, कंप्यूटर्स को भी स्टार्ट कर दिया था। तो अब आपसे गुजारिश करते हैं आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दुआ भी कीजिए कि जैसे हमने स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स में कंसिस्टेंसी रख ली, वैसे ही हम कंप्यूटर्स में, इकोनॉमिक्स में वैसी ही कंसिस्टेंसी, वैसी ही स्पीड बराबर रखे ताकि हम आपका सिलेबस जल्दी से जल्द इसमें भी कंप्लीट करके देंगे। और घबराने वाली बात नहीं है, कंप्यूटर्स का सिलेबस उतना ज्यादा नहीं है। अगर अच्छे से आप देखोगे लेक्चर्स, मुझे लगता है 12-15 लेक्चर्स में तो सारा का सारा हो ही जाएगा, बस आपको देखने की जरूरत है। तो अगर आप अभी चैनल पे नए हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अगर अच्छे लगे आपको वीडियो, तो आप इसको लाइक कीजिए और कमेंट करना ना भूले। और जो भी आपकी क्वेरीज होंगे, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर, अपना टेलीग्राम चैनल दिया होता है, वो सारा पीडीएफ अगर आपको ये चाहिए, आपको बुक लाने की जरूरत नहीं है बेटा कंप्यूटर्स में। आप बस पीडीएफ्स देख लो, मेरे जो नोट्स है जो मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ, दीज आर द बेस्ट नोट्स जो मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ। बहुत सारे मटेरियल्स को देख के बना रहा हूँ, तो जो एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, उन्हीं के बेस पे बना रहा हूँ। आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। और मैं यहाँ पे आपको याद भी करा दूंगा, आपको याद भी होना चाहिए सारा, डेट्स वेट्स सारा जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। अब जनरेशन सर कितनी है? जनरेशंस आपके पास बेटा 5 है। फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन। ठीक है, तो जनरेशंस बनाई गई। पहली जनरेशन को स्टार्ट कर लेते हैं टाइम वेस्ट करने के बगैर। पहली जनरेशन कहां से कहां है? 1940 से 1956 तक, नंबर 1। अब सर जी, इसमें स्विचिंग डिवाइस कौन सा यूज किया गया था? इसमें जो स्विचिंग डिवाइस यूज किया गया उसको बोलते थे वैक्यूम ट्यूब्स। इसको बोलते थे वैक्यूम ट्यूब्स। अब सर जी, इसमें स्टोरेज डिवाइस, यानी जो चीज स्टोरेज के लिए यूज की जाती थी, वो यूज किया जाता था मैग्नेटिक ड्रम्स एंड टेप्स। याद रख लो, फर्स्ट जनरेशन में क्या क्या होता था। स्विचिंग डिवाइस होता था वैक्यूम ट्यूब, स्टोरेज डिवाइस होता था मैग्नेटिक ड्रम्स एंड टेप्स। ठीक है बेटा, तो स्विचिंग डिवाइस आपका वैक्यूम ट्यूब, स्टोरेज डिवाइस आपका मैग्नेटिक ड्रम्स एंड टेप्स। और ऑपरेटिंग सिस्टम, जब मैं ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ाऊंगा तब आपको मैं समझाऊंगा ऑपरेटिंग सिस्टम किस किस तरह का होता है। तो यहां पर जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता था, वो करते थे ये बैश टाइप इसमें यूज। और लैंग्वेज बेटा मशीन लैंग्वेज यूज होती थी। कौन सी? और ये टफ लैंग्वेज होती है। मशीन लैंग्वेज जो होती है ये टफ लैंग्वेज होती है। अब वो आपको नहीं याद रखना है, बस आपको ये सिंपली याद रखना है, फर्स्ट जनरेशन में स्टोरेज डिवाइस कौन सा यूज होता था? मैग्नेटिक ड्रम्स और टेप्स। स्विचिंग डिवाइस कौन सा यूज होता था? वैक्यूम ट्यूब। ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा यूज होता था? बैश टाइप। और लैंग्वेज कौन सी यूज होती थी? मशीन लैंग्वेज। अब इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। सबसे पहला, ये साइंटिफिक पर्पसेस के लिए यूज किया जाता था। कौन सा? फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर जो है वो साइंटिफिक पर्पसेस के लिए यूज किया जाता है। जैसे हमारे पास कुछ कंप्यूटर्स है जो फर्स्ट जनरेशन से है, ENIAC, इनियाक। दूसरा है यूनिवैक, UNIVAC। ये भी आपके पास एक कंप्यूटर है जिसको आप फर्स्ट जनरेशन में मान लेते हो। तो आगे चलते हैं, हमारे पास ये जो फर्स्ट जनरेशन थे ये फास्ट थे। ठीक है, ये फास्ट ही थे। अब इसमें हीट का मसला था, इसमें हीट ज्यादा प्रोड्यूस होती थी, नॉन पोर्टेबल था। तो जब नॉन पोर्टेबल हुआ तो साइज तो ऑलरेडी खुद से बड़ा हो गया और इसकी स्पीड जो थी वो कम होती थी, वो उतनी ज्यादा नहीं थी। अब चलते हैं हमारे सेकंड जनरेशन पे। सेकंड जनरेशन का जो डेट है, इससे पहले डेट याद रख लो, 1940 से 56। अब 1956 से स्टार्ट, 56 से 63, 1956 से 1963। सबसे पहला बेटा स्विचिंग डिवाइस कौन सा यूज हुआ? ट्रांजिस्टर। अब को आप सवाल कर सकते हो, सर इससे पहले स्विचिंग डिवाइस था वैक्यूम ट्यूब, अब ट्रांजिस्टर क्यों लाया गया? बिकॉज बेटा वैक्यूम ट्यूब की बहुत सारी खामियां हैं, जो मतलब अगर आपने कम्युनिकेशन पढ़ा हुआ है, कम्युनिकेशन सिस्टम, वहां पे आप पढ़ सकते हो। जो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स है वहां पे इसको पढ़ा जाता है, ट्रांजिस्टर को पढ़ाया जाता है, वैक्यूम ट्यूब्स को। तो आप समझ लीजिए कि वैक्यूम ट्यूब में कुछ बहुत सारी खामियां थी, वो हीटअप होता था, बहुत सारी चीजें होती थी, तो हीट बहुत ज्यादा जनरेट होती थी वैक्यूम ट्यूब्स में। लेकिन ट्रांजिस्टर में हीट कम प्रोड्यूस होती है, इसीलिए मैंने यहां पे लिखा है हीट कम है, एरो नीचे है, दैट मींस हीट कम प्रोड्यूस होती है। तो नंबर 1, ट्रांजिस्टर के बहुत सारे बेनिफिट्स थे। इसमें पावर गेन अच्छा होता है,
ठीक है, पावर गेन अच्छा होता है, वोल्टेज गेन अच्छा होता है, ठीक है, और ये एम्पलीफायर एज एम्पलीफायर यूज किया जा सकता है। बहुत सारी चीजें इसमें बहुत अच्छी है ट्रांजिस्टर्स में, इसीलिए स्विचिंग डिवाइसेस को आप क्या किया, ट्रांजिस्टर्स। और इससे पहले एक्चुअली जब फर्स्ट जनरेशन में थे हम, यानी 1940 से 1956 से तक, इसमें ट्रांजिस्टर इन्वेंट नहीं किया गया था। ट्रांजिस्टर की जो इन्वेंशन थी ये 1956 में आ गई, यानी कि 1956 से 63 में आ गई। इससे पहले नहीं बना हुआ था ट्रांजिस्टर। अब हमने ट्रांजिस्टर नया चीज बना लिया था, अब सेकंड जनरेशन में इसी का यूज कर दिया। चलिए, स्टोरेज डिवाइस, इससे पहले मैग्नेटिक डिस्क्स एंड टेप्स था, याद याद रखना है, मैग्नेटिक ड्रम्स एंड टेप्स था। अब क्या यूज होता है, मैग्नेटिक कोर। इस मैग्नेटिक कोर की जो स्पीड है 10 माइक्रो सेकेंड्स, 10 माइक्रो सेकेंड से स्पीड है। अब उसके बाद आ जाइए ऑपरेटिंग सिस्टम। इससे पहले जो हमारा फर्स्ट जनरेशन था उसमें बैच टाइप था, यहां पे टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, और लैंग्वेज जो उससे पहले फर्स्ट जनरेशन था उसमें मशीन लैंग्वेज। लेकिन अब यहां पे एक और लैंग्वेज इंट्रोड्यूस की, असेंबली लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज। अब इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लो। इससे पहला जो फर्स्ट जनरेशन था उसका साइज बड़ा होता था, जिसकी वजह से वो पोर्टेबल नहीं होता था, लेकिन इसका साइज थोड़ा छोटा है उससे, और ये पोर्टेबल भी है। यहां पे मैंने अभी बोला हीट कम प्रोड्यूस होती है, ये ज्यादा रियलेबल है। अब जैसे एग्जांपल्स आप बता दीजिए सेकंड जनरेशन के क्या क्या आते हैं। जैसे IBM 1620 एक कंप्यूटर है जो सेकंड जनरेशन में है। IBM 7094 ये भी एक कंप्यूटर है जो आपका सेकंड जनरेशन में आ जाता है। उसके बाद आपका थर्ड जनरेशन अब 1964 1963 तक पड़ा, अब 1964 से 71 71 तक थर्ड जनरेशन आते हैं। इनमें बेटा स्विचिंग डिवाइसेस क्या की गई, आईसीज, आईसीज को बोलते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट्स। क्या किया गया इनमें काम, इंटीग्रेटेड सर्किट्स। आप ऐसे याद रख लीजिए, इससे पहले स्विचिंग डिवाइस क्या था, खाली ट्रांजिस्टर था, एक ट्रांजिस्टर। लेकिन अब कई मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स, आप समझ लीजिए चलो हंड्रेड्स ऑफ ट्रांजिस्टर्स को एक साथ एक ही चिप पे बनाया गया, एक ही चिप पे उनको माउंट करके रखा बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स को। तो उससे क्या हो गया, एफिशिएंट बन गया आपका डिवाइस, आपका डिवाइस मोर एक्यूरेट बन गया, टाइम कम लेता था प्रोसेस करने के लिए, तो उससे स्पीड भी ज्यादा हो गई, इंक्रीज हो गई स्पीड। अभी आप देखिए कितनी स्पीड इंक्रीज हुई वो भी देखेंगे। अब आईसीज क्या होती है, आईसीज होती है जिसपे आप बहुत सारी चीजें माउंट करते हो एक ही चीज में, मिसाल ट्रांजिस्टर भी इसी पर, रजिस्टर भी इसी पर, सारा का सारा एक ही चीज पे होता है, उसको बोलते हैं आईसी। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम, आईसी बोलते हैं, यानी इंटीग्रेटेड सर्किट्स। तो यहां पे ट्रांजिस्टर का नहीं यूज किया जाता था, यहां पे अब आईसीज लाई गई। आईसीज असल में ट्रांजिस्टर्स की कॉम्बिनेशन होती है। ठीक है, अब या खाली ट्रांजिस्टर नहीं, बहुत सारे इक्विपमेंट्स हो सकते हैं, ट्रांजिस्टर्स, थायरिस्टर्स, बहुत सारी जितने भी चीजें, उनको अगर हम एक ही चीज पर बनाए, बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स को एक ही जगह पर लाए, वो बनती है हमारी आईसी। अब उससे क्या चीज हो गई, एफिशिएंट बन गया, स्पीड बढ़ गई, और पावर कम, मतलब ये पावर कंजप्शन कम लेता था, पावर उतना कंज्यूम नहीं करता था। अब स्टोरेज डिवाइस क्या था, मैग्नेटिक कोर। सर इससे पहले को क्या था, इससे पहले भी तो मैग्नेटिक कोर था, लेकिन यहां पे डिफरेंस है, क्योंकि अब हमने आईसी बना दी। अब हमने आईसी, अब आईसी से स्पीड तो इंक्रीज हो जाएगी, मैंने अभी बोला। सर कितनी स्पीड इंक्रीज, यहां पे 10 माइक्रो सेकेंड्स है, यहां पे स्पीड 100 नैनो सेकेंड्स है, तो स्पीड कम हो गई, सॉरी स्पीड तो अब बढ़ गई। यहां पे टाइम, ये मतलब यह टाइम कितना लगता है इसको, ये टाइम देकर है, जब टाइम इसको कम लगता है तो स्पीड तो बढ़ गई। अब इसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा यूज होता है, यहां पे रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है। लैंग्वेज ना ही ये असेंबली लैंग्वेज यूज करता था, ना ही मशीन लैंग्वेज, ये दोनों डिफिकल्ट थे। यहां पे हाई लेवल लैंग्वेज यूज होती है, फोर्ट्रान, कोबॉल, एल्गोल, ये तीनों हाई लेवल लैंग्वेज है। अब फीचर्स क्या है, सबसे पहला ये स्मॉल साइज है एज कंपेयर टू सेकंड जनरेशन। पावर कंजप्शन कम होता था। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इसी में थर्ड जनरेशन में ही पॉसिबल हुआ। जैसे एग्जांपल IBM 360, आपके पास एक कंप्यूटर है तो जो थर्ड जनरेशन है। IBM 370, ये इंपॉर्टेंट दोनों है। IBM जो सीरीज है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, IBM सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। तो ये चीपर है, ठीक है, सबसे बड़ी बात ये चीपर भी है। अब फोर्थ जनरेशन 1971 से स्टार्ट हो रही है 1980 तक। अभी भी बहुत कुछ फोर्थ जनरेशन के आते हैं, तो हम मान के चलते हैं 1971 से 1980 तक हमारा फोर्थ जनरेशन होता है। अब यहां पे आईसी नहीं, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, VLSI स्विचिंग डिवाइस है। इसका मतलब क्या होता है, अब थाउजेंड्स, हंड्रेड्स ऑफ हंड्रेड्स, यानी आप समझ लीजिए 10,000 ट्रांजिस्टर्स एक ही चिप पे बनाते हैं, उसको बोलते हैं वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन।
वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का मतलब होता है बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स को एक ही चिप पे रखना, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो जब बहुत सारे चिप्स यूज किए जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है यहां पे स्पीड बहुत ज्यादा हो जाएगी, यहां पे टाइम मैनेजमेंट बहुत कम हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पे बहुत सारी पावर कंजप्शन कम हो जाएगा, ये ज्यादा रिलायबल होगा, यहां पे स्पीड अच्छी मिल जाएगी। तो वही चीजें मैंने लिखी है। स्टोरेज डिवाइस क्या क्या दिया है यहां पे, सेमीकंडक्टर मेमोरी। इससे पहले क्या था, मैग्नेटिक कोर था। अब क्या इंट्रोड्यूस हो गया, सेमीकंडक्टर मेमोरी। आपको पूछा जा सकता है किस जनरेशन में आपकी सेमीकंडक्टर मेमोरी इंट्रोड्यूस की गई, तो आंसर क्या लिखोगे, फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर। अब यहां पे, और इससे पहले क्या टाइम लगता था, 100 नैनो सेकेंड, अब 300, यानी उससे भी कम लग रहा है टाइम, 300 नैनो सेकेंड उससे भी कम होता है। अब उसके बाद आ जाते हैं, जैसे सेमीकंडक्टर मेमोरी कौन सी मेमोरी होती है, जैसे रैम आपकी होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ROM, रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। ये तो मैं पढ़ाऊंगा, रैम क्या होता है, रोम क्या होता है। रैम आपके पास वोलेटाइल मेमोरी होती है, रोम आपके पास नॉन वोलेटाइल होती है। रैम मतलब होता है, आप समझ लीजिए, रैम होती है वोलेटाइल। वोलेटाइल मतलब होता है अगर आप कंप्यूटर को ऑफ करोगे, जो भी आपका डेटा था, जो भी आपकी मेमोरी होगी रैम में, वो सारा का सारा डिलीट होता है। मगर ये समझ लीजिए, रैम आपके पास टेम्पररी मेमोरी होती है, ठीक है। जब स्विच ऑफ करते हैं, टर्न ऑफ करते हैं अपना आप कंप्यूटर, वो सारी डिलीट होती है। लेकिन रोम एक होती है नॉन वोलेटाइल, ये खत्म नहीं होती है, ये मेमोरी वो वही वही के वही पे रह जाती है, चाहे आपका लैपटॉप कंप्यूटर बंद है, ऑन है, कैसे भी है, ये परमानेंट मेमोरी होती है, ठीक है। अब इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा, इससे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम याद रखना है, रियल टाइम। देखिए रियल टाइम सबसे पहले में क्या होता था यूज, आपका बैच टाइप, ये याद रखना है। फर्स्ट जनरेशन में बैच टाइप होता है, याद रखो। फर्स्ट जनरेशन में बैच टाइप, सेकंड जनरेशन में टाइम शेयरिंग मल्टीटास्किंग, तीसरी जनरेशन में रियल टाइम, चौथी जनरेशन में टाइम शेयरिंग, ठीक है। यहां पे टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम यूज हो रहा है। और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस भी यहां पर इंट्रोड्यूस कर दिया गया। फोर्थ जनरेशन में ग्राफिकल यूजर इंटरफेस लाया गया। अब लैंग्वेजेस कौन सी यूज करता था, हाई लेवल लैंग्वेज कौन कौन सी, पाइथन, सी हैश, जावा, एटेस्ट्रा, ये बहुत सारी लैंग्वेज यूज करता था। अब ये रिलायबल है। अब जैसे एग्जांपल हम इसकी देख लेते हैं, IBM 4341, एप्पल सीरीज आता है, सीरीज 1, सीरीज 2, इसमें एक आता है एप्पल सीरीज का मैकिंटोश भी, वो भी इसी में आता है। स्टार 1000, ये भी एक कंप्यूटर है फोर्थ जनरेशन का। इसकी एक फीचर है कि इसकी स्पीड अच्छी है, मैंने पहले ही बोला, क्योंकि बिकॉज ऑफ VLSI टेक्नोलॉजी। अब इसके बाद आ जाते हैं नंबर 5, फिफ्थ जनरेशन। फिफ्थ जनरेशन में स्विचिंग डिवाइस जो था ना, ULSI, देखिए एक होता है VLSI होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। अब एक होता है ULSI मतलब होता है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। अल्ट्रा होता है बहुत ज्यादा ट्रांजिस्टर्स अमाउंट, जितने VLSI में थे। VLSI में लेट सपोज अगर 100 ट्रांजिस्टर्स को हम एक चिप पे लाते थे, ULSI में लेट सपोज 10,000 को लाते हैं, 1,00,000 को लाते हैं एक ही चिप पे। तो बताओ एफिशिएंसी बढ़ेगी कि नहीं, स्पीड बढ़ेगी कि नहीं। इसीलिए मैंने लिखा है यहाँ पे स्पीड बेटर होती है, यहाँ पे देख लीजिए स्पीड बेटर है। और यहाँ पे स्टोरेज डिवाइस कौन सा यूज होता है, ऑप्टिकल डिस्क्स। इससे पहले कौन सा यूज होती थी, सेमीकंडक्टर मेमोरी। सेमीकंडक्टर मेमोरी किससे बनाया जाता था, सिलिकॉन से, सेमीकंडक्टर से बनाया जाता था। अब यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा यूज होता है, KIPS, नॉलेज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम। लैंग्वेज कौन सा समझ लेता था, सीधे जो हम लैंग्वेज यूज करते हैं ह्यूमन लैंग्वेज समझ लेता था। तो इसके लिए ये आसान हो गया हमारे लिए यूज करना। जो भी इससे पहले थे वो थोड़ा डिफिकल्ट थे, उसमें वो लैंग्वेज का मामला था, लैंग्वेज हाई लेवल लगानी थी। तो इसका मतलब जो कंप्यूटर चलाना, किसी को चलाना होता था, उसको पहले लैंग्वेज समझ लेनी होती थी कि कंप्यूटर की क्या लैंग्वेज है, मैं उसी के साथ मतलब बात करूं। लेकिन अब ये ह्यूमन लैंग्वेज भी बात मतलब समझ लेता है, कौन, फिफ्थ जनरेशन। तो इसका मतलब हमारे लिए आसान हो गया। जो बंदा लैंग्वेज को नहीं समझता है, कंप्यूटर लैंग्वेज को नहीं समझता है, जैसे मुझे नहीं पता है कंप्यूटर को कौन सी लैंग्वेज आती है, मैं सीधे अपनी लैंग्वेज लिखता हूं, हेलो, ऐसे एंटर, क्लिक, डिलीट, ये मेरी लैंग्वेज है। लेकिन ऐसे फिफ्थ जनरेशन को बनाया गया कि अब ह्यूमन लैंग्वेज भी समझने लगा। तो ये एक इसमें एडवांसमेंट थी। अब इसके बाद आपका फिफ्थ जनरेशन में आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स है, पैरेलल प्रोसेसिंग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको पूछा जा सकता है किस जनरेशन में पैरेलल प्रोसेसिंग स्टार्ट किया गया, आपको बताना है पैरेलल प्रोसेसिंग फिफ्थ जनरेशन। सर ये क्या होता है पैरेलल प्रोसेसिंग, पैरेलल प्रोसेसिंग होता है जब आप बहुत सारे नंबर ऑफ चीजें एक ही साथ करते हो। जैसे आप गूगल क्रोम में भी हो, आप यहां से वीडियो भी देख रहे हो, आप दूसरा विंडो भी खुला रहे हो, आप दूसरा ऑप्शन भी खुला रहे हो, दूसरा आप कोई सॉफ्टवेयर भी चला रहे हो, एक ही साथ सारे काम हो रहे हैं, उसको बोलते
बोलते हैं पैरेलल में प्रोसेस होना। इंटेल कोर माइक्रो प्रोसेसर यूज हो गया। आप अगर देखोगे आपके पास अभी ये लैपटॉप हुआ किसी को, आपके पास कोर i3 होता है, i5 होता है ना, वो इंटेल माइक्रो प्रोसेसर होता है, वो इंटेल कोर होता है। उसका आज सीरीज i7 भी आती है, ठीक है, i5 भी है, i7 भी है। तो मेरे पास जैसे i3 है, किसी के पास i5 हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे AI भी यूज किया गया फिफ्थ जनरेशन में। AI का मतलब क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जैसे रोबोट्स, आपके पास जो सुपर कंप्यूटर्स होते हैं ना, वो भी आपकी फिफ्थ जनरेशन की ही देन है। अब हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसको समझ लीजिए कि ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सबसे पहला चीज, सिद्धार्था। बेटा जी, सिद्धार्था जो है ना, यह आपका पहला कंप्यूटर है इंडिया का। इंडिया का पहला कंप्यूटर अगर पूछा जाएगा कि इंडिया ने कौन सा पहला कंप्यूटर बनाया था, उसका नाम क्या था? सिद्धार्था। अब दूसरा, सरजी ट्रांजिस्टर किसने इन्वेंट किया था? उसका नाम था उस कंपनी का बेल लेबोरेटरी। बेल लेबोरेटरी, तो ये बनाया था बेल लेबोरेटरी ने। सर जी, ये जो आपके पास फर्स्ट आईसी थी वो किसने बनाई थी? पहली इंटीग्रेटेड सर्किट वो बनाई थी क्लेयर किल्बी और रॉबर्ट नॉइस ने बनाया था। ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। सिद्धार्था तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मैं कहूंगा सिद्धार्था बहुत सारे क्वेश्चंस में आता है। सर जी एक और इंपॉर्टेंट है, इन लेटेस्ट जो आज हमारे पास जनरेशन कंप्यूटर है, जो नए नए जनरेशन के कंप्यूटर्स आते हैं, आज तो 10th तक भी आते हैं, 9th भी आते हैं, उसमें इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट हो जाते हैं दोनों। एक तो पैरेलली, यानी पैरेलल मैंने आपको बोला, और सीक्वेंशियली। पैरेलल में होता है एक ही साथ सारे इंस्ट्रक्शंस होना। मिसाल अगर आप 10 इंस्ट्रक्शन दोगे, ऐसा नहीं होगा कि पहले एक इंस्ट्रक्शन होगी, जब वो कंप्लीट हो जाएगी फिर वो दूसरी इंस्ट्रक्शन करेगा, फिर वो तीसरी, फिर वो नहीं। पैरेलल में 10 के 10 इंस्ट्रक्शंस एक ही साथ हो सकते हैं। 10 के 10 इंस्ट्रक्शंस एक ही साथ हो सकते हैं ऑपरेट, इसको बोलते हैं पैरेलल। दूसरा आता है सीक्वेंशियल। सीक्वेंशियल होता है आपको पहले एक इंस्ट्रक्शन हो जाएगी, फिर जब वो खत्म हो जाएगी फिर दूसरी इंस्ट्रक्शन वो लेगा कंप्यूटर, फिर जब वो खत्म हो गया वो ऑपरेशन, फिर तीसरी इंस्ट्रक्शन आपको लेगा। तो वैसे भी काम करता है आपका कंप्यूटर, आज के कंप्यूटर, और पैरेलल में भी काम कर लेता है। तो तीसरा ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, सर कौन सा ऐसा बंदा है जिसने पहली बार कंप्यूटर का आर्किटेक्चर बनाया? उसका नाम था जॉन वॉन न्यूमैन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जॉन वॉन न्यूमैन हमारे लिए इंपॉर्टेंट बंदा है। क्यों? क्योंकि यही बंदा था जिसने सबसे पहले कंप्यूटर का आर्किटेक्चर बनाया, इंट्रोड्यूस किया। किस साल में? 1948 में। अब आ जाओ, हमने इससे पहले चार्ल्स बेबेज बाबा को पढ़ लिया था, उसको हम बोलते थे फादर ऑफ कंप्यूटर्स। लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है बेटा, एलन ट्यूरिंग भी फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है, लेकिन उसको फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर कहा जाएगा। तो अगर आपको वहां पे क्वेश्चन आया हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर, ये मेंशन नहीं होगा मॉडर्न है कि एंशिएंट है, तो आप सीधे लिखोगे चार्ल्स बेबेज। अगर आपको वहां होगा हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर, चार्ल्स बेबेज नहीं आएगा, एलन ट्यूरिंग आ जाएगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो मुझे आपको क्लियर करवाने थे। तो ये हमारे पास आ गया, लेक्चर नंबर 2 कंप्लीट हो गया जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में। तो अब जो अगला लेक्चर होगा उसमें हम देखेंगे कंप्यूटर किस किस तरह के होते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, तो चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आ गया आप इसको लाइक करना ना भूले, शेयर करना ना भूले, और सबसे बड़ा चीज, और अगर आपको कोई पीडीएफ चाहिए जो मैं बना रहा हूं, ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई होगी, वहां पे आप ज्वाइन हो सकते हैं। चलिए, अल्लाह हाफिज, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।